अब सरकार वापस से ट्रैक पर है नौकरियां देने के। अब दिक्कत क्या है, पेपर होंगे तो जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए दिक्कत है, जो बच्चा काबिल बनना चाहता है मेहनत करके उसके लिए तो फायदा है, दोबारा से रास्ते खुल गए। अब एक बहुत बड़ा एग्जाम आने वाला है, सीईटी। क्या है सीईटी? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये बेसिक शर्त है, पहली सीढ़ी है, जैसे किसी को ऊपर जाना है मंजिल पर, ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट सीढ़ी। अगर तुम इसमें टॉपर्स में रहते हो, अच्छे मार्क्स के साथ इसको पास करते हो, तो जितने फॉर्म आएंगे 2025 में, अब 25 आने वाला है, 2025 में ढेर सारी वैकेंसी आएंगी। और ये वैकेंसी होंगी, कहीं क्लर्क की निकलेगी, कहीं पुलिस की निकलेगी, कहीं कोई और वैकेंसी आएगी, ग्रुप डी की आएंगी, जितनी जेई की जितनी वैकेंसी आएंगी, टेक्निकली आए, इन सब में मांगेंगे कि क्या आपका सीईटी पास है। अगर आपका सीईटी पास है तो आप फॉर्म फिल करेंगे, वरना आप फॉर्म ही फिल नहीं करेंगे। यानी जिसने सीईटी को इस साल निकाल दिया वो बैठा रहेगा अगले साल, वो कोई फॉर्म ही नहीं भर पाएगा। सीईटी हुआ था 5 नवंबर, आज कितनी तारीख है? हाँ, तो लगा लो 2 साल पूरे हो गए। 5 नवंबर 2022 को सीईटी हुआ था। जिसने ये 22 का सीईटी नहीं दिया था और मान लो वो 2022 में 12वीं पास कर गया, वो 23 में कोई फॉर्म ही नहीं भर पाया, उसके सामने से 23 गया, 24 भी गया, वो कोई फॉर्म नहीं भर पाया। वो बच्चा बैठा है कि कब सीईटी होगा, मैं फॉर्म भरूंगा, यानी वो बैठे बैठे 2-2.5 साल उसके सामने से चले गए और वो फॉर्म नहीं भर पाया। तुम ऐसे ना बैठे रहो, इसीलिए जरूरी है कि तुम इस बात को समझो। पहली प्रायोरिटी है इसमें बहुत अच्छे मार्क्स लाना, और इसका पेपर होगा 2 महीने के अंदर। तुम थोड़े से लेट हो, बाकी दुनिया बहुत जागरूक है, वो पढ़ रहे हैं बहुत दिनों से लोग। इसके पेपर में आएगा क्या? जीके आएगा, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, कंप्यूटर आएगा, और स्टेट का पेपर है तो स्टेट जीके भी आएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें अच्छे मार्क्स लेने के लिए तुम्हें थोड़ा समय देना पड़ेगा बेटा। थोड़े से लेट हैं जो बच्चे अब सोच रहे हैं, पर कोई नहीं, जब जागो तभी सवेरा। और एक चीज और सोचना, तुम यहाँ बैठे बैठे, ये 2024 का नवंबर का चौथा दिन है। तुमने इस पूरे साल के 10 महीने तक क्या किया, ये तुम जानते हो। अगर तुमने कुछ ऐसा किया जिसका जवाब ऐसा है जिससे तुम्हारे अगले 60 साल तक की जिंदगी सेट होती है, तो तुम बिल्कुल ठीक रास्ते पे हो। लेकिन अगर तुमने 2024 के 10 महीने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे तुम्हारे अगले 60 साल तक की जिंदगी सेट होती हो, तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो बेटा। इस उम्र में टाइम नहीं गंवाना चाहिए जिसमें तुम हो। मैं अपना समय खराब करूं, चल जाएगा भैया, मेरी तो उम्र 42 होने वाली है, मैं खराब कर दूं 1 साल, क्या ही बिगड़ना है। लेकिन तुम 1 साल खराब कर दोगे तो तुम तो महामूर्ख हो, क्योंकि तुम जिस उम्र में हो ना बेटा, ये बहुत जल्दी भागेगी। 18 से 27 को गोल्डन फेज कहते हैं करियर बिल्डिंग का। जो 18 से कम वाले हैं उनके पास ऑप्शन कम होते हैं, और 27 से ज्यादा ऑप्शन सरकार कम देती है, उनके हाथ फिर बांध देती है सरकार। ये गोल्डन स्टेज है। अब तुम में से जो इस टाइम पे 18, 19, 20 का है वो है परफेक्ट, लेकिन जो तुम में से आज 26 का है उसके तो ऊपर तलवार आके लटक गई कि अगर अगला साल मैंने कुछ नहीं किया तो फिर मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी। जितनी लेट जागोगे उतना नुकसान होगा, उतना प्रेशर होगा तुम्हारे ऊपर। जो आज 18 साल का बच्चा बैठा है वो कंपैरेटिवली फ्री है, उसके ऊपर वो टेंशन थोड़ी ना है। जो 26 का है उसको डर है कि यार 1 साल में अगर मेरी जिंदगी सेट नहीं होती है तो मेरे ऊपर तो प्रेशर आ गया। और बेटा बताऊं, किताबें, दोस्त, यार, समाज, ये सब बाद की बातें हैं। रियलिटी है पैसा चलेगा लास्ट में, बस। तुम्हें ये अब समझ में आ जाए या 10 साल बाद समझ में आए। और पूरे देश में ही एक लहर चली हुई है इस साल दोबारा से सरकारी नौकरी की तरफ, है ना। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान तुम लगातार सुन रहे हो, वो इसको, एक होता है ना आदमी किस चीज को दिखाता है भाई हमारा पॉजिटिव पॉइंट क्या, तो वो लगातार ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। देखिए तुमने वो रील उनकी। हाँ, अब बहुत बड़ी बात है, सरकार जो इस तीसरी बार आई है तो इसमें एक बड़ा मुद्दा उभरा है रोजगार का। नहीं तो बीच में बेटा सिर्फ धर्म, मारकाट, मंदिर, मस्जिद, इस तक इंसान सीमित होकर रह गया था। ये युवा पीढ़ी के लिए नुकसान की बात होती है। युवा का सबसे बड़ा फायदा है जब सरकार इसको प्रोमिनेंट फीचर की तरह रखे, जब सरकार इस पे बात करे, विपक्ष भी और सत्ताधारी भी। तो तुम्हारी जो जनरेशन तुम अब आए हो ना, तुम लोग इस मामले में ब्लेस्ड हो, क्योंकि जो तुमसे पिछले लोग हैं उन लोगों ने 4 से 5 साल तक लगातार संघर्ष किया इसको मुद्दा बनवाने के लिए। अभी पिछली सरकार के टाइम पे रोजगार मुद्दा नहीं था। हरियाणा का सबसे बढ़िया लाइव एग्जाम्पल है पूरे देश के सामने। हरियाणा में बीजेपी 2 बार आ चुकी थी और तीसरी बार 100% जानी थी। ये सबको लग रहा था, तुम्हें भी सबको लग रहा था,
लेकिन बीजेपी के आने का सबसे बड़ा कारण रहा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने जो गलत शब्दों का इस्तेमाल किया ना, कि हमारी जो पर्ची पे नाम लिख के दे जाना, हम लगवा देंगे, 50 वोट के बदले एक सरकारी नौकरी, इन सब ने उनकी लुटिया डुबो दी और वापस से बीजेपी के पक्ष में जनता आ गई। बीजेपी में जिस दिन सरकार ने तीसरी बार शपथ ली, सीएम ने, नायब सैनी जी ने, उसी दिन तुम्हें पता है 25,000 लोगों को सरकारी नौकरी का वो भी मिल गया कंफर्मेशन। तो ये सब चीजें ना काम करने लग गई। जो पीढ़ी जब बड़ी हो रही होती है उस टाइम की नीतियों का असर उसके ऊपर हमेशा आता है। तुम्हारी पीढ़ी इस मामले में लकी है, अब अगले 4-5 साल ये मुद्दा रहेगा। अब लोग थोड़े जागरूक हो गए। तुम्हारी जो युवा पीढ़ी है ना, सोशल मीडिया ने जागरूकता बहुत बढ़ा दी और ये पॉजिटिव बात है कि हमारा पीएम बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची, यानी ना तो खर्चा देना ना पर्ची पे नाम लिख के देना, रोजगार मिलेगा। अब सीधी सी बात है बेटा, जो इंसान आज की डेट में काबिल है उससे नौकरी मिलेगी और मैं तो बिल्कुल पक्ष में हूँ। जो काबिल हो उसी को मिलनी चाहिए नौकरी। जो बहुत ज्यादा मेहनत करे और मेहनत करके काबिल बना जा सकता है, काबिल पैदा नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड हैं भाई, किसी का गला बहुत अच्छा है तो ठीक है वो गायक बन जाएगा, किसी की शक्लो सूरत अच्छी है, हाइट हेल्थ अच्छी है, मॉडलिंग कर लेगा, हीरो बन जाएगा, हीरोइन बन जाएगी। लेकिन हम नॉर्मल लोग हैं, मेजॉरिटी कंसिस्ट जो होती है ना, मेजॉरिटी वो हमेशा एवरेज की होती है और एवरेज मेहनत करके काबिल बन सकता है। तो ये पॉजिटिव बात है। तुम जिन परिवारों से, मैं पर्सनली नहीं जानती लेकिन मैं इतना जानती हूँ, मैं खुद भी एक नॉर्मल परिवार से थी और हमें सिर्फ एक रास्ता दिखता था कि भैया पढ़ लिख के आगे बढ़ना है, बस इकलौता ये रास्ता, यही तुम्हें दिखना चाहिए। काबिलियत इकट्ठी की जा सकती है मेहनत करके। प्राइवेट सेक्टर खराब नहीं होता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कभी भी श्योरिटी नहीं देता आपको। जब तक आप फिट एंड फाइन हैं प्राइवेट सेक्टर में आप खूब कमा सकते हैं, लेकिन भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी कमाई तुरंत बंद हो जाती है। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन से अगले दिन वो जीरो है। कोई प्राइवेट सेक्टर वाला आपके घर में आपकी तनख्वाह को बिना काम पे जाए नहीं दे के जाएगा। दूसरी चीज, आपके मेडिकल खर्चे कोई नहीं उठाएगा बेटा, चाहे आप किसी कंपनी के लिए कुछ भी करते हो। सरकार पहले दिन आपके साथ खड़ी होती है जिस दिन नौकरी का लेटर आपके हाथ में आया, और जब तक आप जीवित हैं आपके सारे मेडिकल खर्चे सरकार उठाएगी। और सिर्फ आपके नहीं, आप जिस पीढ़ी के हैं, आपके माँ बाप के खर्चे, आपकी वाइफ के, आपके बच्चों के, आपके हस्बैंड के, यानी 3 पीढ़ियों के। मान लो मैं सरकारी नौकरी पे थी, मैं जब 20 साल प्लस की थी ना बेटा, मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लग गई थी, तो मेरी नौकरी सिर्फ मेरी नहीं थी, मेरी उस नौकरी पर मेरी पीढ़ी, यानी मैं, मेरे हस्बैंड, और लड़का है तो उसकी वाइफ, प्लस मेरे माँ बाप और सास ससुर भी इसमें आते हैं, देवर जेठ और भाई बंधु नहीं आते, तो वो प्लस आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चे, हम सब सेफ हो जाते हैं। जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है ना, उसको सबसे बड़ा फायदा मुझे जो दिखाई देता है उसको ये है कि भैया पूरी जिंदगी की गारंटी ले ली सरकार ने। बच्चे जब तक 21 साल के ना हो तब तक उनके सारे मेडिकल खर्चे सरकार देगी, पढ़ाई लिखाई की हर साल फीस भी देती है सरकार, 28,000 रुपए। अब बढ़ गए हो तो मुझे नहीं पता, जब मैं इसमें थी तो 28,000 थे, 27 या 28,000। 2 बच्चों तक का सारा खर्चा सरकार देती है, पढ़ने का भी, उसकी स्कूल फीस के नाम पर, उसका मेडिकल खर्चा भी। ठीक है, तो सरकारी नौकरी के बहुत सारे फायदे हैं बेटा।